गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखो बेटा, कल अपन ने पढ़ा था विद्युत धारा के बारे में। ठीक है, विद्युत धारा की बेसिक जानकारी देखी थी कि किसी चालक से धारा आवेश गुजर रहा है तो आवेश प्रवाह की दर को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। अब बच्चों, आवेश मतलब धारा किसी चालक से गुजर रही है, किसी चालक से गुजर रही है तो चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट से कितनी धारा गुजर रही है। ठीक है, या कहीं भी अपन जानते हैं जो परिभाषा अपन ने पढ़ी है कि अपन ने जो पढ़ी बच्चों परिभाषा कि किसी अनुप्रस्थ काट से आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? धारा। तो एकांक अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली धारा को हम बोलते हैं बच्चों धारा घनत्व। एक नई राशि पढ़ने जा रहे हैं, एकांक के क्षेत्रफल से एकांक अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है, जे वेक्टर कहलाती है, जो कि बच्चों एक सदिश राशि है। धारा तो अदिश राशि है लेकिन धारा घनत्व सदिश राशि है, जे वेक्टर सदिश राशि है, जिसकी दिशा होती है ई वेक्टर दिशा में। मतलब चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, क्या कहते हैं, वहां पे जो धारा की दिशा है, जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है उसी दिशा में होता है धारा घनत्व। ठीक है, तो हम देख रहे हैं बच्चों अगली राशि यहाँ पे धारा घनत्व के बारे में। धारा घनत्व मतलब करंट डेंसिटी जे वेक्टर। धारा घनत्व जे वेक्टर कह रहे हैं, क्या होता है बच्चों यहाँ पे? धारा घनत्व क्या होता है? ये एकांक क्षेत्रफल से, ठीक है, एकांक अनुप्रस्थ काट से, एकांक अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली धारा, एकांक अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली धारा, एकांक अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली धारा को हम क्या बोलते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, एकांक अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली धारा, एकांक अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली धारा, इसको अपन क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। कैसे बच्चों? देखो यहाँ पे इस प्रकार समझिए, जैसे कि बच्चों यहाँ कोई चालक है, ये इस प्रकार से ये कोई अपन ने चालक बनाया है, ये कोई चालक है। ठीक है, एक समान अनुप्रस्थ काट का जो चालक है, समरूप चालक, एक समान अनुप्रस्थ काट है। और यहाँ पे इसमें देखिए, यहाँ पे इस तरह से इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इस तरह से ये धारा प्रवाहित हो रही है, इसके अंदर आई धारा। ठीक है, तो यहाँ से भी आई धारा निकलेगी, इस तरह से आई। तो जिस दिशा में बच्चों यहाँ पे धारा आई है, जिस दिशा में धारा आई है, इसी दिशा में क्या होता है बच्चों? जे वेक्टर होता है, जे वेक्टर। और इसी दिशा में जानते हैं क्या होता है बच्चों? ई वेक्टर होता है, विद्युत क्षेत्र, ई वेक्टर। तो जिस दिशा में धारा आई है उसी दिशा में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र भी है, उसी दिशा में जे वेक्टर भी होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे इसकी एरिया अपन लेते हैं ए, इसका अनुप्रस्थ काट ए है। ठीक है, इसकी लंबाई चलो एल ले, लंबाई एल है। ठीक है, ये क्या है? समरूप चालक है। ठीक है, समरूप चालक, समरूप चालक मतलब एक समान अनुप्रस्थ काट, यहाँ पे दिख रहा है इसका एक समान अनुप्रस्थ काट। तो हम जानते हैं चालक में धारा प्रवाहित क्यों हो रही होती है? क्योंकि विद्युत क्षेत्र के कारण अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से गति करते हैं, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। और ये जो गति कर रहे हैं किस वेग से गति करते हैं? वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक है, वीडी वेग से गति करते हैं, ये अपन जानते ही हैं। तो जो अपन ने परिभाषा लिखी, क्या लिखी परिभाषा? एकांक अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली धारा। ठीक है, तो इससे बच्चों जे बराबर क्या हो जाएगा? जे बराबर जो परिभाषा है, जे बराबर क्या लिखेंगे? आई अपॉन ए। जे बराबर आई अपॉन ए हो जाएगा। एकांक अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली धारा को हम क्या बोलते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब आई का मान रख दें अपन, तो अपन ने बच्चों पढ़ा था कल फॉर्मूला आई बराबर एन ई ए वी डी, ये रख दो चलो, अपॉन ए। तो ए से ए उड़ जाएगा, ए से ए कैंसिल, तो यहां से अपन निकालें जे का मान क्या गया? क्या गया? जे बराबर एन ई वी डी, हो गया जे तो एन ई वी डी। मिस आप बच्चों क्वेश्चन में अगर धारा की जानकारी दे रखी है और अनुप्रस्थ काट की जानकारी दे रखी है तो जे बराबर क्या लगा देंगे? आई अपॉन ए। और अगर आपको यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जानकारी दे रखी है, अपवहन वेग की जानकारी दे रखी है, तो जे बराबर क्या लगा देंगे? एन ई वी डी, ये लगा देंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ से इसका मात्रक देखना चाहे तो मात्रक क्या आएगा? ये तो एम्पियर और ये मीटर स्क्वायर, मतलब एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो, इसमें वीडी का मान रख दें। वीडी अपन लिखा था एन ई, तो यही से वीडी, वीडी का मान क्या बच्चों अपन कल निकाला था? ई टॉ कैपिटल ई अपॉन एम, ये लिखा था अपन ने। किसका मान बच्चों? वीडी का मान। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर, यहाँ पे ये एन ई स्क्वायर, ये ई स्क्वायर हो जाएगा, टॉ एम, ये सारी चीज तो क्या है? नियत है। नियत तापमान का मान नियत होता है। तो हम देखें जे समानुपाती क्या आया? ई। तो यहाँ से ये हम देख रहे हैं जे समानुपाती आ रहा है ई, जे इज प्रोपोर्शनल टू ई है। और यहाँ पे अगर मैं समानुपाती चिन्ह हटाऊं तो यहाँ से हम एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। इस कांस्टेंट का मान होता है सिग्मा, जिसे हम बोलते हैं चालकता। जे बराबर सिग्मा इंटू ई। जे बराबर जो सिग्मा इंटू ई है, जहां पे सिग्मा जो आपको दिख रहा है, ये सिग्मा का मान क्या है? ये सिग्मा है एन ई स्क्वायर। तो यहाँ देखो एन ई स्क्वायर टॉप ऑन एम है, मतलब यहाँ जो
ई का मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे ई का गुणनफल कौन है, एन ई स्क्वायर टो बाई एम, ये सिग्मा को शो कर रहा है, ठीक है, एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम, ये सिग्मा है, इसे हम क्या बोलते हैं, चालकता, ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, चालकता बोलते हैं इसको, चालकता, ठीक है। और चालकता का जो व्युत्क्रम है उसी को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है, मतलब प्रतिरोधकता पूछ ले आपसे क्या होती है, तो प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं प्रतिरोधकता को। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो से शो करते हैं, रो बराबर क्या होता है बच्चों, 1/सिग्मा होता है, ठीक है। चालकता का व्युत्क्रम क्या होता है, प्रतिरोधकता। तो अभी अपन ये चालकता का मान लेकर इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो क्या जाएगा यहाँ पे, m/n/e² टो, m/n/e² टो, ये बन गया प्रतिरोधकता बन गया, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध बन गया। इसी में चलो ये एग्जाम्पल अपन देखें विशिष्ट प्रतिरोध पे, ये रहा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 अपन सॉल्व करते हैं इस पे, देखिए। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 अपन सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन नंबर 1, पढ़ो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान समझें। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पे व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन आई, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन आई कॉमा टॉ कॉमा म्यू कॉमा सिग्मा रो जे वी डी ई फ्रॉम पी टू क्यू, मतलब यहाँ से ये एक असमान अनुप्रस्थ काट का चालक है, हम पी से आगे सरक के क्यू तक जाएं तो हमें इन सभी राशियों पे क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, मतलब घटेंगी, बढ़ेंगी, असमान मतलब अपरिवर्तित रहेंगी, ये सारी चीजें अपन को देखनी है, ठीक है, हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चों पहले अपन देखें यहाँ पे इसमें धारा, जितनी धारा यहाँ से प्रवेश करती है उतनी ही यहाँ से निकलेगी, सीधी सी बात ही सोचो बच्चों, एक पाइप है, मान लो पानी का पाइप है, यहाँ से अपन ने इसको जोड़ा नल से, तो जितना पानी यहाँ से प्रवेश करेगा उस सिरे से उतना ही पानी निकलेगा, वो तो कौन सी गलत बात है, ठीक है। तो यहाँ से कहना मतलब है कि जितना पानी मतलब जितनी धारा यहाँ से एंटर करेगी उतनी धारा यहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है, समझ में भावना होगा अगर मैं, जितनी धारा यहाँ से एंटर करेगी उतनी बाहर निकलेगी, अर्थात आई पी बराबर क्या होगा, आई क्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हियर आई पी बराबर क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्या रहेगी, सेम, मतलब अपरिवर्तित, अपरिवर्तित रहेगी, क्यों, क्योंकि आई इन बराबर क्या है, आई आउट, जितनी धारा प्रवेश करेगी उतनी बाहर निकलेगी, तो आई पी बराबर क्या आएगा, आई क्यू, मतलब आई पी, मतलब दोनों पे धारा समान ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका बच्चों फिर हम देखें आगे जो बताया मैंने, टॉ म्यू सिग्मा रो, इन सब की वैल्यू भी अपरिवर्तित रहेगी, क्यों रहेगी बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं राशियां जो है ये सारी राशियां केवल इस पे डिपेंड करती हैं, पदार्थ पे और टेम्परेचर पे, ये पदार्थ पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं केवल, ठीक है। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक जाने पे तो अनुप्रस्थ काट चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब उसकी विमा डायमेंशन चेंज हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा पी से क्यू तक जाए तो पदार्थ तो वही रहेगा, टेम्परेचर भी वही रहेगा, इसलिए ये राशि क्या रहेगी, सेम, क्यों, क्योंकि हम देखें ओनली डिपेंड ऑन मेटेरियल एंड टेम्परेचर, मेटेरियल एंड टेम्परेचर, केवल ये ताप और मेटेरियल पे डिपेंड करती राशियां, ठीक है, ये भी अब परिवर्तित रहेंगी। उसका बच्चों फिर हम बात करें जे की, हमने देखा जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन ए, जे बराबर होता है आई अपॉन ए, तो बच्चों ए तो यहाँ पे देखो, आई तो यहाँ पे समान है, तो जे समानुपाती क्या हो गया, 1/a, जे समानुपाती 1/a, मींस जहां पे एरिया कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, वहां पे जे का मान ज्यादा होगा। तो देखिए दोनों में से छोटा वाला एरिया किधर का है, पी का या क्यू का, पी वाला क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है, इसलिए हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज जे पी इज ग्रेटर देन जे क्यू, तो जहां पे एरिया छोटा है वहां पे धारा घनत्व का मान ज्यादा होगा, ठीक है, ये देख लिया अपन ने। उसके बाद फिर अपन देखें जे के बाद फिर बच्चों यहाँ पे देखिए ये जे समानुपाती वी डी है, जे समानुपाती ई है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ पे इस वी डी और ई के मान भी कहाँ पे ज्यादा होंगे, पी पे, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देखिए ये तो जे का मान निकाल लिया अपन ने, उसका अपन देखें वी डी पी इज ग्रेटर देन वी डी क्यू, तथा ई पी इज ग्रेटर देन ई क्यू, ठीक है, क्यों, क्योंकि बच्चों जो दोनों हैं, दोनों समानुपाती क्या है बच्चों, ई है, सो दोनों समानुपाती जे हैं, तो हम देखा वीडी तथा ई दोनों जे के समानुपाती हैं, तो जहां पे जे का मान ज्यादा होगा वहां पे ई और वीडी का मान भी ज्यादा होगा, ठीक है, ये चीज अपन देख ली, क्लियर। अब बच्चों उसके बाद अपन ने पढ़ा धारा घनत्व के बारे में, अब इस पर अपन नेक्स्ट पॉइंट समझें, नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं इसके अंदर बच्चों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है उसके बारे में अपन देखते हैं, विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध।
तो जो विद्युत प्रतिरोध आर, आर क्या होता है बच्चों, धारा का विरोध करता है, ठीक है, ये धारा का विरोध करता है, धारा आई का विरोध करता है, धारा का बच्चों विरोध करता है, मतलब जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा परिपथ में उतनी कम धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, ये मतलब इसका, ठीक है, डाई का विरोध करता है, ये चीज अपन देखी कैसे बच्चों, देखिए यहाँ पे इसका मान क्या होता है उससे पहले देखेंगे डायग्राम इस प्रकार से बच्चों, ये कोई चालक है, ये कोई बच्चों चालक है, ठीक है, ये कोई चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट तो ए है, लंबाई इसकी एल है, ठीक है, लंबाई है, अनुप्रस्थ काट ए दिखा दिया, लंबाई इसकी एल है और इसकी रेजिस्टिविटी रो है, प्रतिरोधकता रो है। यहाँ से बच्चों इसमें धारा इसमें यहाँ पे प्रवेश कर रही है आई, ठीक है, और यहाँ से इस सिरे से बाहर निकल रही धारा आई अपन देखा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आर का जो मान होता है ये क्या बच्चों, चालक है ये, ठीक है, चालक, समरूप चालक है, ठीक है, समरूप चालक है, समरूप चालक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये समरूप चालक के रूप में बच्चों एक समान चालक है, ठीक है, समरूप चालक, समरूप चालक का मतलब बच्चों एरिया समान है, जितना एरिया यहाँ पे उतना एरिया यहाँ पे, पूरा थ्रू आउट अनुप्रस्थ काट का मान एक समान है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हियर यहाँ पे चालक का जो प्रतिरोध है हियर आर इज इक्वल टू, आर का जो फॉर्मूला है क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जो रेजिस्टेंस आर का मान है क्या लिखते हैं, रो एल अपॉन ए, ये होता है आर का सूत्र, प्रतिरोध आर का सूत्र होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये होता है। और इसकी अगर यूनिट अपन देखना चाहें तो इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, ओम, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, इसका मात्रक ओम, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, इसकी यूनिट ओम, ठीक है, इसका मात्रक ओम है, जिससे हम इस तरह से शो करते हैं ओम से, ठीक है, इस तरह शो करते हैं ओम सिंबल शो करते हैं इस यूनिट को, ये इसकी यूनिट होती है ओम, क्लियर। अब अच्छा आप देख रहे हैं कि आर का मान समझो, जो रेजिस्टिविटी पढ़ी थी अपन ने प्रतिरोधकता, ये तो किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल एंड टेम्परेचर पे, रेजिस्टिविटी का मान केवल मटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जबकि रेजिस्टेंस का मान एल और ए पे भी डिपेंड करता है, मतलब चालक की विमाओं पर भी निर्भर करता है आर का मान, रो का मान तो केवल टेम्परेचर एंड मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, जबकि आर का मान तो उसकी विमाओं पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, से आर समानुपाती एल अपॉन ए आ रहा है ना, ठीक है, इस तरह से ये अपन देगा। अब अच्छा यहाँ पे इसमें देखो यदि टेम्परेचर का मान इंक्रीज करें तो क्या होगा, देखिए यदि टेम्परेचर को इंक्रीज करें, मतलब चालक का ताप बढ़ाएं, तो ताप बढ़ाने पर जानते हैं, आपको समझाया था मैंने कल, टक्कर आवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है, टक्कर आवृत्ति इंक्रीज होगी, और जो टक्कर आवृत्ति बढ़ेगी तो टक्कर आवृत्ति बढ़ने से अपन जानते हैं टॉ का मान, जो विश्रांति काल है वो घट जाएगा, फिर टक्करें जल्दी जल्दी होंगी तो उनके मध्य समय अंतराल घट जाएगा, तो टॉ का मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं टॉ का मान यहाँ पे घट रहा है, टॉ घट रहा है, अब टॉ का मान घटेगा तो टॉ का मान घटने से अपन देखते हैं रेजिस्टिविटी, देखो ये रो का जो सूत्र है इसमें टॉ नीचे आ रहा है, रो के सूत्र में टॉ नीचे आ रहा है, तो हम कहते हैं यहाँ पे रो का मान क्या होगा, घटेगा। अब रो का मान घटेगा तो यहाँ से आर समानुपाती रो है, तो इसलिए रेजिस्टेंस का मान भी घटेगा। तो चालक का ताप बढ़ाने पर हम देखते हैं प्रतिरोध घटता है, ठीक है। चालक का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चालक का टेम्परेचर बढ़ाने पर हमने कहा कि टक्कर आवृत्ति बढ़ जाएगी, टक्कर आवृत्ति बढ़ेगी तो टॉ का मान घटेगा, तो ये रो बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्स संबंध नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो टॉ घट रहा है, इसलिए रो का मान बढ़ेगा। अब रो का मान बढ़ेगा तो इसलिए रेजिस्टेंस का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ये अपन देख लिया, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है। जबकि अगर बच्चों यहाँ पे अर्धचालक होता तो क्या होता, देखिए जबकि अर्धचालक का यदि टेम्परेचर इंक्रीज, अर्धचालक का बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उस केस में प्रतिरोध का मान घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि अर्धचालक के अंदर हम जो जानते हैं, जो एक तरह से करंट कैरियर्स होते हैं, आवेशवाहक होते हैं, वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा होल। अर्धचालक में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन तथा होल ये होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और होल भी होते हैं, ठीक है। अर्धचालक में आवेशवाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। दोबारा समझ लो, जैसे चालक की बात करें, चालक में आवेशवाहक कौन है बच्चों, केवल इलेक्ट्रॉन। अर्धचालक में आवेशवाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों, ठीक है। और अपन बात करें विद्युत अपघट्य की, विद्युत अपघट्य जो होता है, ठीक है, जैसे विद्युत अपघट्य में क्या होते हैं, आयन होते हैं, ठीक है, आवेशवाहक आयन होते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अंदर अपन एनोड और कैथोड डुबोकर उसको हम बैटरी से जोड़ें, तो हम देखते हैं एनोड से कैथोड की ओर या कैथोड से एनोड की ओर जो आयन का प्रभाव होगा, उस विद्युत अपघट्य के आयन का प्रभाव होता है, जिसके कारण वहां पे
धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो क्या मतलब बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होते हैं, आवेशवाहक कौन है, आयन है, ठीक है। ऐसे ही गैस विसर्जन नलिका जो अपने कल एक क्वेश्चन भी सोल्व किया था, गैस विसर्जन नलिका में आवेशवाहक कौन थे, एक तो नियॉन प्लस आयन थे, मतलब एक तो आयन होते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। और अगर मान लो गैस विसर्जन नलिका की जगह निर्वात नली होती, निर्वात नली में आयन तो होते नहीं है, तो वहां पे आवेशवाहक केवल कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। कोई गैस नहीं होती इसलिए कोई आयन तो हो नहीं सकते, केवल वहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो देखिए जबकि अर्धचालक में यदि टेम्परेचर इंक्रीज तो आर का मान डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि 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 जो इलेक्ट्रॉन है, आवेशवाहक कौन है बच्चों यहाँ पे, आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इंक्रीज, इनकी संख्या बढ़ जाती है। अच्छा अर्धचालक बच्चों क्या होते हैं, देखिए अर्धचालक के एग्जांपल, अर्धचालक यहाँ पे अर्धचालक की बात करें, अर्धचालक कौन होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ये सभी क्या है, अर्धचालक के एग्जाम्पल हैं, जो कि अपन पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है, वहां जाएंगे ये, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड ये अर्धचालक के एग्जाम्पल हैं। और चालक के एग्जाम्पल क्या है, चालक क्या होते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ठीक है, ये सभी क्या है, चालक हैं। चलो ये तो अपन देख लिया इसके बारे में, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो जिस तरह से अपन देखा था ये चालकता, ये प्रतिरोधकता और चालकता क्या होती है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होती हैं। ऐसे ही ऐसे बच्चों प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसको बोलते हैं चालकत्व, ठीक है। क्या कहना चाहता हूं, देखिए इस तरह से हम बात कर रहे हैं चालकत्व की, चालकत्व, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बच्चों, कंडक्टेंस जी होता है, ये होता है जी बराबर 1/r होता है, जी बराबर 1/r, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जी बराबर 1/r होता है। तो देखिए बच्चों ये तो क्या है, चालकता, ये क्या है, कंडक्टिविटी है, इसे क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, और ये क्या बच्चों, कंडक्टेंस। तो कई बार बच्चों ध्यान रखें इंग्लिश में तो सही होता है, हिंदी में गड़बड़ आती है, आपसे पूछना चाहता है कंडक्टेंस के बारे में और हिंदी में लिख दिया जाता है चालकता, तो ध्यान रखें फिर क्वेश्चन में आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब आप गलत करके आ जाओगे। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में कहीं भी चालकता लिखा हुआ आ रहा हो तो आप पढ़ लें एक बार इंग्लिश, वहां पे अगर चालक कंडक्टिविटी लिखा है तो उसका मतलब चालकता सही है, लेकिन अगर कंडक्टेंस लिखा हुआ है तो चालकत्व के बारे में कहना चाहता है और गलती से चालकता लिखा हुआ आ गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अच्छा जी बराबर 1/r, तो यहाँ से इसकी यूनिट अगर अपन देखें, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आर की यूनिट क्या होती है, ओम, ओम का उल्टा हो रहा है यहाँ पे ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, महो भी बोलते हैं इसकी, ठीक है। जी की यूनिट होती है क्या होती है, आर ओम इनवर्स या महो बोलते हैं इसकी चालकत्व की यूनिट के बारे में, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा। अब अच्छा उसके बाद फिर अपन देखें यहाँ पे इसमें नेक्स्ट पॉइंट, ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम मतलब ओम्स लॉ के बारे में पढ़े, ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो जो ओम का नियम क्या कहता है, देखिए अगर कोई चालक आपको दिया है, चालक का अगर अपन टेम्परेचर, चालक का मतलब बैटरी जोड़े, चालक को बैटरी जोड़ के बैटरी का मान बढ़ाएं, मतलब वोल्टेज का मान बढ़ाएं, तो हम देखते हैं वहां पे धारा के मान में वृद्धि होती है, धारा के मान में वृद्धि होती है, वोल्टता बढ़ाते जाते हैं, धारा बढ़ती जाती है, समानुपातिक रूप से धारा में वृद्धि हो रही होती है। तो यहाँ से तो ओम का नियम किसके बारे में, चालक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें चालक का, चालक पर विभवांतर, चालक पर विभवांतर V, चालक पर विभवांतर V इंक्रीज करने पर इसमें धारा I इंक्रीज होती है निम्नानुसार, कैसे बच्चों, देखो इस तरह से ये होती है धारा इंक्रीज, यहाँ पे V समानुपाती का था बच्चों I, V इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है I, V समानुपाती I के अनुसार यहाँ पे जब विभवांतर में बढ़ाते हैं धारा के मान में वृद्धि हो रही होती है। और यहाँ पे अगर मैं समानुपाती चिन्ह हटाऊं तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो V बराबर क्या लगाते हैं R, तो V बराबर होता है R इंटू I, V बराबर R इंटू I, ठीक है। तो यहाँ बच्चों इसमें आप देखिए V बराबर R इंटू I क्या हो गया, ओम का नियम हो गया, V बराबर R इंटू I। यहाँ बच्चों देखो ये Y बराबर हम देख रहे हैं mx रूप बन रहा है, ये y बराबर mx रूप बन रहा है, ठीक है। तो y बराबर mx रूप जहां पे हम देखें m जो है स्लोप है वो किसके बराबर है, देखो यहाँ पे बच्चों इधर देखिए ये ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, मतलब ये आएगा v वर्सेस i ग्राफ बनाए, v वर्सेस i ग्राफ, तो ये आएगा स्ट्रेट लाइन, इस तरह से आएगा। यहाँ जो एंगल थीटा है ये थीटा,
ठीक है, यहाँ पे इसका tan टा निकाले मतलब स्लोप निकाले तो स्लोप शो करेगा r को, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हियर स्लोप, तो क्या कह रहा हूं मैं, हियर स्लोप इज इक्वल टू, हियर स्लोप, जो स्लोप का मान है, स्लोप कितना बच्चों, स्लोप बराबर tan थीटा बराबर r, स्लोप बराबर m बराबर tan थीटा बराबर क्या है r है। स्लोप किसको शो करा बच्चों, tan थीटा को मतलब r को। तो यहाँ पे हम देखें r का मान किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। tan थीटा बराबर क्या आ रहा है बच्चों, r। अब यहाँ पे इसमें जो थीटा है, ध्यान रखें, ये थीटा में कहां से नापना है, आई अक्ष से, ये हमें आई अक्ष से लेना है एंगल, क्योंकि कई बार आपको क्या होता है बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ लिख देगा आई, यहाँ लिख देगा वी, तो फिर हमें एंगल ये नहीं, ये वाला लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल, क्योंकि इधर आई लिखा हुआ है। तो ठीक है, ये हो गया ओम का नियम, मतलब चालक को विभवांतर इंक्रीज करने पर धारा निम्नानुसार इंक्रीज होती है, इसके अनुसार समानुपाती, मतलब वी बराबर क्या होता है, आर इंटू आई। तो यहाँ पे स्लोप किसको शो कर रहा है, tan थीटा को मतलब आर को शो कर रहा है, ये चीज अपन देखी, ठीक है। अब बच्चों इसे बेस्ड अगला एग्जांपल अपन देखें क्या है, देखिए उसे ओम के नियम पे बेस्ड एक एग्जांपल नंबर 2, इसका सॉल्यूशन समझे क्या कहना चाहता है सेकंड क्वेश्चन में। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, पढ़ो ढंग से क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इस प्रकार से ये V वर्सेस I ग्राफ दिया गया है, मतलब एक चालक है, एक चालक को एक बार मान लो किसी T1 टेम्परेचर पे रखा अपन ने, और वोल्टेज चेंज किया, धारा चेंज हुई, ग्राफ मिल गया फर्स्ट। फिर हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, परिवेश का टेम्परेचर चेंज कर दिया, टेम्परेचर मान लो T2 कर दिया, फिर दोबारा अपने वोल्टेज को चेंज करके I में परिवर्तन ग्राफ बनाया, तो सेकंड वाला ग्राफ आया। तो कह रहा है दोनों में से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें हम देखते हैं, इसमें यहाँ पे V, यहाँ I, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, सही बात है, ये तो अपन लेते हैं, V को लेते हैं ऊपर, I को लेते हैं नीचे, दे रखा है, तो थीटा सही दे रखे। तो दोनों में से थीटा कौन सा ग्रेटर है, यहाँ देखिए हियर थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, दिख ही रहा है, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 है। दोनों तरफ अगर मैं tan ले लूं, tan थीटा 1 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2, ओके। tan टैक्स को शो करता है r को, इसलिए यहाँ पे r1 इज ग्रेटर देन क्या जाएगा, r2, r1 इज ग्रेटर देन r2, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2, क्योंकि अभी आपको बताया था बच्चों, क्योंकि यदि टेम्परेचर इंक्रीज तो R इंक्रीज, ठीक है। यहाँ देखो लिखा अपन ने, यहाँ पे चालक के लिए टेम्परेचर इंक्रीज तो R इंक्रीज। अब बच्चों अर्धचालक के बारे में नहीं पढ़ना अपन को, अर्धचालक का तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर R डिक्रीज हो रहा होता है, ये तो अपन अर्धचालक यहाँ पढ़ेंगे नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चालक में देख रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज तो R का मान क्या है, इंक्रीज है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है T1 इज ग्रेटर देन T2। चलो उसका फिर अपन देखें इसके अंदर, यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल, इसका सोल्यूशन समझे। देखिए क्या कह रहा है बच्चों, थर्ड, ये इस प्रकार से V वर्सेस I ग्राफ दे रखा है, इस प्रकार से V और I के मध्य ग्राफ दे रखा है। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे प्रतिरोध के बारे में हमें जानकारी देनी है, क्या है प्रतिरोध, किस तरह से चेंज हो रहा है। तो देखो यहाँ पे इस तरह से समझना बात को, यहाँ पे अपन लिखा था प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, tan थीटा, R बराबर यहाँ पे tan थीटा होता है, मतलब स्लोप होता है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू किसको शो करा होता है, स्लोप को, tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, ये अपन जानते हैं R क्या यहाँ पे tan थीटा मतलब स्लोप है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो, ग्राफ को गौर से देखिए, A बिंदु और B बिंदु की बात करें, बिंदु A और B पे हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, स्पर्श लाइन खींचें, तो ये आएगी डॉटेड ग्रुप में, ठीक है, जो कि क्षैतिज रूप में आ रही है। और आप देख रहे हो इसका मतलब A और B पे जो टेंजेंट लाइन है, मतलब स्पर्श रेखा है, वो क्षैतिज है, अर्थात यहाँ पे स्लोप का मान कितना है, 0 है, ठीक है। स्लोप का मान 0 है तो R का मान भी क्या होगा, 0। तो हम देखें A व B पर स्लोप का मान 0 है, स्लोप इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसलिए R का मान भी क्या जाएगा, 0, प्रतिरोध का मान क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे A से लेकर B तक की बात करें, A टू B, ठीक है, A से B तक, और जो A से लेकर B तक की बात करें, देखो A से B तक, यहाँ पे, यहाँ से A बिंदु से B बिंदु तक, यहाँ कहीं भी आप स्पर्शा खींचोगे, कहीं पे भी स्पर्शा खींचेंगे तो स्पर्शा क्या आएगी, कुछ इस तरह से आएगी, इस तरह से आएगी स्पर्श रेखा। और ऐसी अगर रेखा होती है तो स्लोप का मान क्या होता है बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव होता है, स्लोप नेगेटिव होता है अगर स्पर्शा इस तरह से आ रही है, तो इस तरह झुकी हुई है, तो यहाँ पे स्लोप A से B तक के लिए क्या है, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप का मान बच्चों नेगेटिव है, इसलिए प्रतिरोध का मान भी क्या आएगा, नेगेटिव, प्रतिरोध का मान नेगेटिव आएगा। हालांकि प्रतिरोध नेगेटिव होता नहीं है, लेकिन अब ग्राफ में आ रहा है क्वेश्चन में, तो आंसर लिख दिया अपन ने, ठीक है। तो प्रतिरोध तो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। अब बच्चों उसका फिर अपन देखें यहाँ से O से लेकर A तक, O से लेकर A तक इस ग्राफ पे अपन कहीं भी स्पर्शा खींचेंगे, ठीक है, या B से लेकर C तक कहीं भी अपन स्पर्शा खींचेंगे तो स्पर्शा कुछ इस तरह से आएगी, इस तरह से आएगी झुकी हुई, इस तरह झुकी हुई आएगी। और इस तरह झुकी हुई अगर रेखा आ रही है तो उसका स्लोप क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, इसका स्लोप पॉजिटिव होता है, ठीक है।
तो इसका स्लोप होता है पॉजिटिव, ठीक है, इसका स्लोप नेगेटिव, इसका स्लोप पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे ओ से लेकर ए तक की बात करें, ओ से ए तक, ओ से ए तक एंड बी से सी तक, बी से सी तक, तो यहां से हम देख रहे हैं स्लोप का मान क्या है बच्चों, स्लोप पॉजिटिव आएगा, स्लोप पॉजिटिव है इसलिए आर का मान भी क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन देखा यहाँ पे ये अपने यहाँ पे रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन अपन देखे, ठीक है। एक तो अपने देखा तो ओम का नियम भी अपन थोड़ा सा पढ़ लिया क्या होता है, बात पहले पढ़ी। अब देखो अपन अनओमी युक्तियां क्या होती है, देखिए अनओमी युक्तियां मींस नॉन ओमिक डिवाइस। अनओमी युक्तियां क्या होती है, जो ओम के नियम का पालन नहीं करती, अर्थात इनके लिए आई और वी के मध्य जो ग्राफ है वो सरल रेखी नहीं होता, ठीक है। आई वी ग्राफ सरल रेखी नहीं होता, जैसे इससे एग्जांपल है इलेक्ट्रिक बल्ब, इसमें ग्राफ बच्चों आई और वी के मध्य ग्राफ इस तरह से वेरी कर रहा होता है, मतलब एक वक्र रूप में होता है। ऐसे बच्चों गैलियम आर्सेनाइड ये एक सेमीकंडक्टर है, मतलब अर्धचालक है, तो इसके लिए जो ग्राफ होता है आई और वी के मध्य कुछ इस प्रकार से ग्राफ होता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट याद रखना है, प्रैक्टिकल रिजल्ट से। और बच्चों ये पीएन जंक्शन डायोड, जो पीएन संधि डायोड है, ठीक है, ये पढ़ते हैं अपन 12th क्लास में। यहाँ देखते हैं बच्चों आई और वी के मध्य ग्राफ इस तरह से होता है, ये तो होता है बच्चों अग्रबायस में, ये होता है पश्च बायस में, पढ़ेंगे आगे आ जाएगा सेमीकंडक्टर में, ये अग्रबायस में पश्चिम, इस प्रकार से आई वी ग्राफ वेरी कर रहा होता है, मतलब सरल रेखी नहीं है, एक वक्र के रूप में आ रहा है, ठीक है। ये चीज अपन को याद रखेंगे डायरेक्ट। अब देखें बच्चों टेम्परेचर पर चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, आपको समझाया था मैंने कि अगर अपन की चालक का प्रतिरोध इंक्रीज करते हैं, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इसका प्रतिरोध क्या होता है, इंक्रीज। अब किस सूत्र के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है वो चीज अपन देखने जा रहे हैं। तो चलो देखो, इफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज बाय T डिग्री सेल्सियस, मतलब कि चालक का ताप में अगर T डिग्री सेल्सियस वृद्धि की जाए, टेम्परेचर में T डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की जाए, तो नया प्रतिरोध क्या होता है इसका, R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। तो ये जो सूत्र है, ये सूत्र केवल स्मॉल वृद्धि के लिए, मतलब टेम्परेचर में जो वृद्धि हम कर रहे हैं थोड़ी बहुत वृद्धि करनी है, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 मान लो, 30 मान लो, 40 मान लो, मतलब अप टू 100 डिग्री सेल्सियस मान सकते हैं, इससे ज्यादा वृद्धि नहीं करनी, ठीक है। तो हमने लिखा है वेयर टी इज स्मॉल। तो जो ये रिजल्ट है बच्चों, ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है, मतलब टेम्परेचर में अगर आप लार्ज वृद्धि कर रहे हो, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, इतनी हाई उच्च वृद्धि कर रहे हो, तो इस फॉर्मूले से जो रिजल्ट आएंगे, फिर वो रिजल्ट अप्रोक्सीमेट रिजल्ट नहीं आएंगे, वो काफी ज्यादा, मतलब एक तरह से एक्चुअल रिजल्ट से काफी ज्यादा पिछड़ चुके होंगे, मतलब बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस आएगा, अर्थात वो अप्रोक्सीमेट नहीं होंगे रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट हमें लगभग रिजल्ट को, ये सूत्र जो बच्चों ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है, और अभी तक कब सकते हैं, जब टेम्परेचर में थोड़ी बहुत वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर नोट का इस सूत्र में आर नोट है निर्देश ताप पर चालक का प्रतिरोध। अब निर्देश ताप क्या होता है, जनरली अपन क्या करते हैं, जो निर्देश ताप मानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है। प्राय हम निर्देश ताप क्या मानते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है। प्राय बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस को क्या मानते हैं, निर्देश ताप मानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, जो प्रारंभिक ताप दिया गया होता है उसी को क्या मान लेता है, निर्देश ताप। जो प्रारंभिक ताप पे जो रेजिस्टेंस है, मतलब क्योंकि देखिए एक चालक का 10 डिग्री सेल्सियस से प्रतिरोध 50 ओम है, तो उस 10 डिग्री सेल्सियस को क्या मान लेते हैं, निर्देश ताप मान लेते हैं। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में किसको माना जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस को निर्देश ताप माना जाता है, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे देखिए अल्फा इक्वल टू क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक। यहाँ पे जो कांस्टेंट अल्फा है, यह अल्फा क्या बताता है, प्रतिरोध ताप गुणांक बताता है। इसका मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्या होता है बच्चों, डिग्री सेल्सियस इनवर्स का मात्रक होता है प्रतिरोध ताप गुणांक का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब वैसे तो जनरली अपन जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें अल्फा की वैल्यू एक कांस्टेंट दी गई होती है, एक फिक्स मान दिया गया होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको प्रतिरोध का मान आपको दिया जाए कि प्रतिरोध जो है टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है किसी समीकरण के अनुसार, समीकरण कुछ दे दी जाए, मतलब आपसे कहा जाए कि यदि आर का मान व्हेन आर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी, मतलब आर का मान जो है टी के पदों के रूप में दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है ये कि आर का मान 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 ओम है, तो उसका अल्फा निकालना है। और जब भी आर का मान इस तरह से टी के पदों में दिया गया हो, तो फिर हम ये लगाते हैं सूत्र अल्फा बराबर 1/r dr/dt, इस सूत्र का उपयोग करते हैं अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अब बच्चों जो अल्फा है, देखिए अल्फा का मान बच्चों, अल्फा का मान प्रतिरोध मतलब चालक के लिए अल्फा का मान पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं चालक का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है। लेकिन अर्धचालकों के लिए मतलब नेगेटिव होता है। अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर। अर्धचालकों के लिए अल्फा का मान नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आर का मान क्या होता है, घटता है। किसके लिए? अर्धचालक के लिए। चालक के लिए तो बढ़ता है, अर्धचालक के लिए घटता है। ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो इस बेस ये 2-3 क्वेश्चन है, इनको अपन सॉल्व करते हैं। पहले अपन देखें एग्जाम्पल नंबर 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको करते हैं। चलो सॉल्व। क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन ढंग से पढ़िए। क्वेश्चन
देखिए क्वेश्चन क्या बच्चों कि 0 डिग्री सेल्सियस पे दो चालक तार के प्रतिरोध R0 प्रत्येक है, मतलब प्रत्येक चालक तार का प्रतिरोध R0 है। ठीक है, तो यदि इनके प्रतिरोध ताप गुणांक α1 और α2 हो तो इनके श्रेणी क्रम संयोजन का अल्फा नेट बताना है, समानतम संयोजन का अल्फा नेट बताना है। तो चलो पहले श्रेणी क्रम को सोल्व करते हैं। फर्स्ट अपन देख रहे हैं बच्चों, श्रेणी क्रम में अपन देखें, श्रेणी क्रम में आपको पता है श्रेणी क्रम में नेट मान कैसे निकालते हैं, योग करके। ठीक है, तो पहले 0 डिग्री सेल्सियस का श्रेणी क्रम देखें क्या बनेगा, R0 नेट का मान हो जाएगा R0 प्लस R0, तो क्या बन गया ये ट्वाइस ऑफ R0 ये हो जाएगा। ठीक है, और सामान्य प्रतिरोध की बात करें T डिग्री सेल्सियस पे RT मतलब R नेट का मान, तो R नेट का मान क्या जाएगा बच्चों, R नेट इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, मतलब T डिग्री सेल्सियस पे इसका प्रतिरोध R1 है, दूसरे वाले का R2 है, तो श्रेणी क्रम का नेट मान क्या जाएगा R1 प्लस R2, और ये लिख दिया मैंने 0 डिग्री सेल्सियस का नेट मान, ये T डिग्री सेल्सियस पर नेट मान। ठीक है, चलो अब इनका मान रखें। सूत्र पढ़ा है अपने क्या होता है, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, रख दो R1 का मान R0 1 प्लस अल्फा 1 टी, R2 का मान रख दें R0 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी, ये रख दिया। ठीक है, ऐसे ही R नेट का मान रख दें, R नेट का मान क्या हो जाएगा R0 नेट जो क्या है 2R0 1 प्लस अल्फा नेट इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा मैंने R नेट का मान, R0 नेट का मान, तो R नेट का फॉर्मूला क्या होता है, R नेट का फॉर्मूला होता है R0 नेट 1 प्लस अल्फा नेट इंटू टी, तो यहाँ पे R0 नेट का मान ये रहा 2R0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये R0 तो कॉमन लेके सब कट जाएगा ये, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये जाएगा 2 प्लस 2 अल्फा नेट इंटू टी। ठीक है, ट्वाइस ऑफ अल्फा नेट इंटू टी बराबर, यहाँ से 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, प्लस इसमें से टी कॉमन निकाल लो तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ठीक है, आई समय 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टी से टी भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, फिर टी से टी कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से 2 का तरह भाग लगा दो, तो अल्फा नेट कितना हो गया ये हो गया अल्फा नेट का मान अल्फा नेट इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2, आ जाएगा रिजल्ट अल्फा नेट का मान अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2। ठीक है, इस तरह ने सॉल्व कर लिया सीरीज के लिए। चलो पैरेलल के लिए सॉल्व करें। सेकंड हमसे कह रहा है समांतर क्रम में, तो हम देखें समांतर क्रम में, चलो समांतर क्रम बच्चों अपन देखें यहाँ पे पहले R0 नेट का मान देखें क्या होता है, हम जानते हैं दोनों अगर समान प्रतिरोध होते हैं तो R नेट कैसे निकालते हैं R/2 करके, तो R0 नेट का मान क्या है बच्चों, ये हो जाएगा R0 नेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा R0/2। ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो फिर अपन क्या करते हैं सूत्र क्या लगाते हैं 1/R नेट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। चलो लगाते हैं 1/R नेट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये लगा रहा हूँ फॉर्मूला में। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर मान रख दें किसका, R नेट का मान, R1 का मान और R2 का मान। तो देखिए चलो रखते हैं इसके अंदर, देखिए तो बच्चों R नेट का मान ये लगा रहा हूं मैं R0 नेट जो कि कितना है R0/2 1 प्लस अल्फा नेट इंटू टी। ठीक है, बराबर R1 का मान ये रखो चलो 1/R0 1 प्लस अल्फा 1 इंटू टी। ठीक है, फिर R2 का मान 1/R0 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी, ये रख दिया। अब इसको बच्चों यहाँ पे देखिए सब जगह R0 तो कट जाए, कॉमन लेके R0 कट गया, R0 कट गया, R0 कट गया। अब बच्चों 2 को ले जाए ऊपर, ठीक है 2 को ऊपर ले गया, और बच्चों ये राशि ऊपर जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो क्या जाएगा 1 प्लस अल्फा नेट इंटू टी की घात -1। ऐसे ये ऊपर जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 टी घात -1, ये ऊपर जाएगा 1 प्लस अल्फा 2 टी घात -1। ठीक है, अब जो यहाँ पे लगा दें अपन द्विपद प्रमेय। ठीक है, मतलब यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम लगाएं, कैसे लगाएंगे बायनोमियल थ्योरम, ये घात जब अपन जानते हैं ना 1 प्लस एक्स पावर n है, तो यहाँ पे ये n जो घात होती है यहाँ पे x से आगे मल्टीप्लाई आती है, तो इस घात को आगे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या जाएगा ये 2 1 माइनस अल्फा नेट इंटू टी बराबर, ऐसे यहाँ लगा दें बायनोमियल थ्योरम, ये घात को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस अल्फा 1 इंटू टी, यहाँ हो जाएगा इस घात को भी यहाँ मल्टीप्लाई करें आगे 1 माइनस अल्फा 2 इंटू टी, ये बनेगा। ठीक है, अब अच्छा देखो इसमें 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 2 माइनस 2 अल्फा नेट इंटू टी। ठीक है, बराबर यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, फिर माइनस इसमें से टी कॉमन निकाल लो तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, ओके नहीं, क्या बचेगा फिर यहाँ पे, यहाँ माइनस टी है तो ये माइनस टी से माइनस टी भी कट जाएगा,
क्लियर। अब क्या है, 2 अल्फा नेट बराबर यह है, तो अल्फा नेट का मान निकालेंगे, 2 का भाग लगा दो, तो यहाँ से अल्फा नेट का मान क्या जाएगा बच्चों, ये अल्फा नेट का मान आ गया, यहाँ से अल्फा नेट बराबर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2, ये आ जाएगा रिजल्ट। तो चलो वो श्रेणी क्रम हो या समांतर क्रम, दोनों ही केस में अल्फा नेट का मान सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2। ठीक है, कब, जब इनके 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध के मान समान है, 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध के मान समान है, तो अपन देख रहे हैं अल्फा नेट का मान अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2 आ रहा है। ठीक है, तो चलो अपन एग्जांपल 1 सॉल्व कर लिया। चलो अब एग्जांपल नंबर 2 अपन देखें। एग्जांपल नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि एक चालक का T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध R बराबर 3T² प्लस 2T+1 है, तो इसका अल्फा बताना है क्या होगा। तो चलो अभी हम अब बताया था मैंने कैसे करना है सॉल्व। अभी यहाँ पे हमें R के पदों में दे रखा है मान, R का मान T के पदों में दे रखा है, R का मान T के पदों में दिया हुआ है, तो क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा बराबर 1/r dr/dt, इसका उपयोग करेंगे। तो चलो करते हैं इस फॉर्मूला का उपयोग, 1/r dr/dt। तो देखिए क्या बनता है रिजल्ट। सॉल्यूशन नंबर सेकंड अपन देख रहे हैं, सॉल्यूशन सेकंड, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 1/r dr/dt, ये लगा रहे हैं फॉर्मूला। तो r का मान रख दो, r का मान 1/3t² प्लस 2t+1, ये रख दिया r का मान। ठीक है, इनटू अब ये क्या है, dr/dt, मतलब क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो क्या उसका अवकलन करें, क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए 3t² का अवकलन तो 6t प्लस 2t का अवकलन 2, 1 का 0, बस ये आ गया आंसर। इसको ये आ गया, इसके इस रूप में आंसर निकाल लिया अपन ने। बस ये इसके ऊपर आ जाएगा 6t + 2 डिवाइड बाय 3t² प्लस 2t+1, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलो अब देखें थर्ड क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो तार के प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा तथा माइनस बीटा है। ठीक है, अल्फा तथा माइनस बीटा है, यदि इनके श्रेणी क्रम का प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता, मतलब इसके श्रेणी क्रम का जो नेट प्रतिरोध है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, तो आपको बताना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध के अनुपात क्या होंगे। देखिए यहाँ बच्चों हम देखें R0 का मान क्या है, देखिए R का मान क्या है, नेट प्रतिरोध। देखिए यहाँ पे नेट प्रतिरोध R नेट इज इक्वल टू क्या होता है, नेट प्रतिरोध R1 प्लस R2। श्रेणी क्रम में नेट प्रतिरोध R1 प्लस R2 होता है, R1 का मान रखें, अब बच्चों R01 1 प्लस अल्फा टी। तो यहाँ पे देखिए हमसे 0 डिग्री सेल्सियस से प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब दोनों के R0 समान नहीं है, एक का R0 1 है, एक का R0 2 है प्रतिरोध, 1 प्लस अल्फा टी, क्योंकि यहाँ पे प्लस अल्फा दे रखा है। फिर R2 का मान रखें R02 1 प्लस अल्फा टी, लेकिन अल्फा 1 की जगह माइनस बीटा रखा, तो माइनस बीटा रखेंगे, माइनस बीटा इंटू टी। ठीक है, ये लगाया मैंने फॉर्मूला, एक बार तो प्लस अल्फा दे रखा था यहाँ पर और एक बार माइनस बीटा दे रखा है, रख दिया। ठीक है, अब यहाँ बच्चों इसमें इसको अपन अंदर ओपन कर दें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो R01 प्लस R01 अल्फा टी R02 माइनस R02 बीटा टी। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को साथ साथ लिखता हूं मैं, R01 प्लस R02। ठीक है, अब इन दोनों में से इसमें से और इसमें से हम टी कॉमन निकाल लें, टी कॉमन निकाल लिया तो क्या गया, R01 अल्फा माइनस R02 बीटा। ठीक है, ये हमने इसमें से टी कॉमन निकाल लिया। अब देखो बच्चों यहाँ पे आर नेट की जो वैल्यू आई, ये वैल्यू अपन देख रहे हैं किस पे डिपेंड कर रही है, टी पे डिपेंड कर रही है, टी की टर्म्स में आ रही है। लेकिन यहाँ पे हमसे बोला है कि इसका मान टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब बच्चों टेम्परेचर डिपेंड तो कर तो रहा है और कह रहा नहीं कर रहा, तो देखो हम जानते हैं टेम्परेचर डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब इस सूत्र में लास्ट में टी नहीं आना चाहिए था, टी की टर्म्स नहीं आनी चाहिए थी। टी की टर्म्स नहीं आएगी तो एकदम बोलेंगे कि टेम्परेचर डिपेंड नहीं कर रहा। तो आप देखिए यहाँ पे इस सूत्र में अगर ये टी है, इस टी का जो गुणनफल है, ये टी का गुणनफल मतलब इस ब्रैकेट का मान अगर 0 हो, इस टी का गुणनफल का मान अगर 0 हो, तो वो राशि टी से गुणा करके इसको 0 कर देगी टर्म्स को, केवल ये आ जाएगा मान, अर्थात आर नेट का मान टी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो तभी हो सकता है जब इस टी का गुणनफल क्या हो, 0। ठीक है, तो हम कह रहे हैं दिया है आर नेट टी पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इसलिए टी का गुणनफल क्या होना चाहिए, 0। टी का गुणनफल 0 होना चाहिए, टी का गुणनफल 0 होना चाहिए, मतलब ये राशि 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, R01 अल्फा माइनस R02 बीटा बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे इस राशि को उठा के उधर ले आओ तो क्या जाएगा, ये R01 अल्फा बराबर R02 बीटा। तो यहाँ से R01 अपॉन R02 का मान क्या जाएगा बच्चों, यह जाएगा बीटा अपॉन अल्फा। ये लो आ गया आंसर।
ये पूछा था आपसे 0 डिग्री सेल्सियस पे इनके प्रतिरोध के आपको अनुपात ज्ञात करने हैं, निकाल लिया आपने अनुपात। ठीक है, अब इस पे एक दो क्वेश्चन और भी अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको देखना जो अपने थ्योरी के अंदर सॉल्व एग्जांपल हैं। मॉड्यूल जो है ना, मॉड्यूल आपने देखा सुबह सॉल्व एग्जांपल 8 और 9, ये दोनों क्वेश्चन काफी प्यारे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको भी आप समझना पहले ढंग से, फिर कॉपी के अंदर नोट कर लेना। ठीक है, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसके बाद अपन देखो, तो अपन ने क्या पढ़ा, टेम्परेचर पर चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, बात पहले पढ़ी। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट अपन समझे, आर की ए व एल पर निर्भरता, मतलब कोई चालक आपको दे रखा है, उसकी चालक का जो प्रतिरोध है उसके अनुप्रस्थ काट और लंबाई पर किस प्रकार से निर्भर करता है, ये चीज अपन देखने आ रहे हैं। देखो बच्चों, ये कोई मान लो एक समरूप चालक है, मतलब कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर है, यूनिफॉर्म कंडक्टर, समरूप चालक है। ठीक है, यहाँ पे उसको मैंने बैटरी जोड़ा, तो यहाँ से इसमें धारा एंड यहाँ से प्रवेश करेगी, तो जिस अनुप्रस्थ काट में, जिस एरिया में ये धारा लंबवत प्रवेश कर रही है, वो एरिया ए होता है। ये तो पढ़ा ही अपन ने, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पे ए क्या होता है बच्चों, लंबवत अनुप्रस्थ काट जिसमें धारा प्रवेश कर रही है या बाहर निकल रही है। ठीक है, प्रवेश या निकास। तो अब देखिए, यहाँ से धारा प्रवेश कर रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है, तो जहां से बाहर निकल रही है वो एरिया भी क्या है, ए, क्योंकि क्या बोला मैंने आपको, समरूप चालक। मतलब ये जो अपन लेके चल रहे हैं, ये क्या बच्चों, यूनिफॉर्म कंडक्टर है। ठीक है, यूनिफॉर्म कंडक्टर मतलब समरूप चालक कह सकते हैं इसको, क्या बच्चों, ये समरूप चालक। ठीक है, समरूप चालक, समरूप चालक मतलब अनुप्रस्थ काट एक समान है, अनुप्रस्थ काट एक समान है, समरूप चालक है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों इसमें जैसे कि अपन ने यहाँ पे वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट लिया है, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और अगर ये कोई आयताकार अनुप्रस्थ काट होता तो लंबाई इंटू चौड़ाई, और अगर वर्गाकार अनुप्रस्थ काट होता तो भुजा स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं अपन एरिया। ठीक है, तो अपन जानते हैं सूत्र होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे रो तो प्रतिरोधकता ही सही, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या गया, एल अपॉन ए। मतलब आपको अलग अलग चालक दे रखे हैं जिनकी चालकता समान है, मतलब जैसे एक कॉपर वायर है और एक दूसरा भी कॉपर वायर है, बट उनके दोनों की लेंथ और एरिया अलग अलग है। तो रेजिस्टेंस का रेशो कैसे निकाल सकते हैं, प्रतिरोध आर समानुपाती एल बटा ए करके हम प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे देखिए, कई बार क्वेश्चन में आपको एल और ए की जानकारी नहीं दी गई होती। ठीक है, मास की जानकारी दे रखी होती, द्रव्यमान की जानकारी। ठीक है, तो इस सूत्र को द्रव्यमान के रूप में अपन समझना चाहे तो अपन क्या कह सकते हैं, जैसे आप जानते हैं मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, मास m इक्वल टू, हम जानते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, वॉल्यूम मतलब आयतन इनटू घनत्व। तो वॉल्यूम को अपन लिखते हैं a इंटू एल। जैसे इस प्रकार से कोई चालक है जिसका एरिया a है, लेंथ l है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a इंटू एल। ठीक है, आयतन मतलब इसका जो वॉल्यूम है a इंटू एल हो जाएगा, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, a इंटू एल। अब समझना बात को, ये लिखा अपन r इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। इसका उपयोग कब करेंगे, जब आपको l और a की जानकारी दे रखी हो। परंतु बच्चों मान लो आपको a की जानकारी नहीं दे रखी, एरिया की जानकारी नहीं दे रखी, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से एरिया निकालो, तो a बराबर क्या जाएगा, इस l को भाग लगा दो इसमें, तो m बटा एल, a का मान हो जाएगा m बटा एल। यहाँ रख दो मैंने, इस a का मान रख दिया m बटा एल, तो l तो ऊपर था ही सही, नीचे m बटा एल आ गया, तो l चल जाएगा ऊपर, तो क्या जाएगा एल स्क्वायर बटा m। तो r समानुपाती क्या आ गया, एल स्क्वायर बटा m। कब करना है इसका उपयोग, जब आपको l और m की जानकारी दे रखी हो, द्रव्यमान की जानकारी न दी गई हो। ठीक है, ऐसे मान लो बच्चों आपको लेंथ की जानकारी नहीं दे रखी, तो लेंथ की जानकारी नहीं दे रखी, तो यहां से लेंथ निकालें, l बराबर क्या जाएगा, m अपॉन ए। तो इस लेंथ का मान, इस l का मान कर दिया मैंने, मास अपॉन एरिया रख दिया, और बटे में तो a है ही सही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r समानुपाती m बटा a स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, ये चीज अपन देखी। तो इसका उपयोग कब करना था बच्चों, जब आपको मास एंड एरिया की जानकारी दे रखी हो, ए मतलब अनुप्रस्थ काट। ठीक है, चलो अब इस पे ये दो तीन क्वेश्चन अपन समझे। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध आर है। ठीक है, यदि इस तार को n समान भाग में काट कर एक बंडल अनुसार जोड़ दें तो आर नेट क्या होगा। अब बंडल मतलब बच्चों एक के ऊपर एक, मतलब जो अपन अरेंज करते हैं, ठीक है, उसके अनुसार अपन यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो आर नेट का मान हमें बताना है क्या होगा। तो देखिए सोल्यूशन अपन समझे, देखिए यहाँ पे बच्चों एक तार है, पहले इसका प्रतिरोध आर है। ठीक है, तो यहाँ से उसको टुकड़े करेंगे हम, तो यहाँ से हम जो टुकड़े करेंगे, तो एक टुकड़े को देखें और एक साबुत लंबाई को देखें, एक टुकड़ा और एक साबुत लंबाई को देखें, तो एरिया यहाँ पे सेम आएगा। जो अनुप्रस्थ काट एक टुकड़े का है वही अनुप्रस्थ काट पूरी लंबाई का है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ पे जो ए ईच है, प्रत्येक टुकड़े का जो ए है वो क्या आएगा, ए होगा, होगा नहीं होगा, प्रत्येक टुकड़े का जो ए ईच का मान ए होगा। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं दिस इंप्लाइज आर समानुपाती क्या आएगा, एल, आर समानुपाती एल हो जाएगा। मतलब इस सूत्र से देखा मेरे को कि हमें एरिया की जानकारी है और एल की जानकारी कैसे तोड़ेंगे, तो एल ईच का मान क्या बनेगा बच्चों, आर बाई मतलब एल बाई एन, तो आर का मान भी आर बाई एन हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे हियर एल ईच इज इक्वल टू एल बाई एन दस। ठीक है, तो यहाँ पे एल ईच का मान एल बाई एन होगा। ठीक है, अतः आर ईच का मान, आर ईच बराबर क्या हो जाएगा, आर बटा एन।
प्रत्येक भाग का मान आर ईच का मान आर बाई एन हो जाएगा। ये तो अपन देख लिया। अब अपन बात करें बंडल की, ठीक है। तो बंडल का मतलब क्या होता है बच्चों, समांतरक्रम संयोजन। बंडल को हम क्या लेते हैं, समांतरक्रम संयोजन मानते हैं, समांतरक्रम संयोजन। बंडल को हमेशा हम क्या मानते हैं बच्चों, समांतरक्रम संयोजन मानते हैं, ठीक है। मतलब इस प्रकार से जैसे कि बंडल है, इसमें सारे के सारे प्रतिरोध इस प्रकार से रख दिए अपन ने, जो भी है जितने भी है इस प्रकार से, ये पूरा बंडल अपन ने अरेंज कर दिया, पूरा बंडल है ये, ठीक है। इस प्रकार से बंडल के रूप में अपन इसको अरेंज कर दिया है, इस प्रकार से बंडल के रूप में। अब बच्चों यहाँ पे यहाँ से ये बंडल ग्रुप में अपन इसको अरेंज कर दिया है, आ रही समझ में। अब यहाँ पे देखो आर समांतरक्रम संयोजन, और समांतरक्रम संयोजन आप जानते हैं जो प्रतिरोध होता है कितना होता है, 1/n गुना, जैसे अपन जानते हैं बच्चों। अगर सारे प्रतिरोध का मान आर 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 है तो आर नेट क्या बन जाता है, r/n। तो यहां से हम देख रहे हैं प्रत्येक भाग का मान क्या है, आर ईच है, तो आर नेट का मान क्या जाएगा, आर नेट का मान हो जाएगा आर ईच बटा एन हो जाएगा। अब यहाँ पे आर ईच अपन ऊपर निकाला ही है, कितना है r/n, तो क्या हो जाएगा ये आर ईच का मान r/n रख दिया, और बटे में तो n है ही सही, तो क्या हो जाएगा ये r/n²। ये आ गया रिजल्ट, क्या आ गया r/n²। इसको चलो मैं एक और मेथड समझाऊं, सेकंड मेथड देखें, उससे भी आएगा रिजल्ट। देखिए सेकंड मेथड एक और तरीका अपन देख रहे हैं। देखो यहां बच्चों, देखो यहाँ पे इसके अंदर यहां से तक की लंबाई की बात करें तो प्रत्येक लंबाई कितनी आ रही है, l/n आ रही है क्या नहीं है। इस पूरे भाग की लंबाई कितनी है, l/n है, प्रत्येक भाग की लंबाई l/n। और यहाँ पे जो एरिया है, इस एरिया का मान कितना है, a। प्रत्येक भाग का एरिया यहाँ पे a हम देख रहे हैं, और कितने पार्ट से बच्चों यहाँ पे यहाँ तक है, यहां से तक कुल n भाग है, ये कुल n भाग है, ये है क्या नहीं है। अब यहाँ पे हम देखें इसका आर नेट निकालें, आर नेट इस बंडल का, ठीक है। आर नेट निकालें, आर नेट इज इक्वल टू रो इंटू एल नेट अपॉन ए नेट। ये उपयोग ले रहा हूं सूत्र, आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन एल नेट अपॉन ए नेट कर दिया। रो पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जैसे एक वायर कॉपर का तो बंडल भी कॉपर का ही है क्या नहीं। तो कहना मतलब है कि मटेरियल तो चेंज हुआ नहीं, तो रो तो वही रहेगा, रो इंटू एल नेट अपॉन ए नेट। अब देखिए रो एल नेट का मान कितना है, l/n है क्या नहीं है, और ए नेट एक भाग का एरिया ए है, और यहाँ पे कुल n भाग है, तो कुल एरिया हो जाएगा n इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि एक भाग का एरिया ए है और पूरे जो मोटाई है, इस पूरे बंडल की मोटाई कितनी आएगी, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए करते आओ तो n भाग है यहाँ पे, तो कुल अनुप्रस्थ काट जिसमें धारा होगी अंदर गुजरेगी, वो कुल अनुप्रस्थ काट का जाएगा a इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे रो l/n², मतलब ये 1/n² रो l अपॉन ए। अब देखिए इस रो l अपॉन ए को हम किससे रिप्लेस कर दें, r से, तो क्या जाएगा r/n²। तो ये तो आया था रिजल्ट r/n², तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड मेथड अपन ने देख लिया। चलो उसका फिर हम देखा आगे अगला क्वेश्चन। ये तो अपन ने सॉल्यूशन नंबर 1 किया है, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। अब देखें सेकंड क्वेश्चन अपन देखें, सॉल्यूशन नंबर सेकंड। क्या कह रहा है बच्चों, एक कॉपर तार की त्रिज्या r व प्रतिरोध 5 ओम है, ठीक है। मतलब एक बच्चों इस प्रकार से कॉपर वायर है, इस प्रकार से ये पतला सा कॉपर वायर है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी रखी है, इसकी त्रिज्या r है, और इसका प्रतिरोध कितना है 5 ओम। 5 ओम इसका प्रतिरोध है, 5 ओम इसका प्रतिरोध, लंबाई इसकी l, ठीक है। अब बच्चों आपसे क्या है, इसको हमें रिप्लेस कर रहे हैं, किससे रिप्लेस कर रहे हैं, इस तार को हटाकर, परिपथ में से इस तार को हटा के हम एक r/3 त्रिज्या वाले 6 तार का निकाय उपयोग में काम में ले रहे हैं। और जैसे अपन देखते हैं घरों में जो कॉपर वायर होती है, जैसे घरों में जब वायर यूज करते हैं, जैसे लाल और काले रंग की तार होती है, उसको अपन छील के देखते हैं, उसमें पतली पतली बहुत सारी तार निकलती है। तो वैसे आपसे कह रहा है कि एक मोटे तार को हटाकर हम उसकी जगह इस तरह से एक पतली तार वाला निकाय काम में ले रहे हैं। बहुत सारी पतली तार है, कितनी 6 तार, मतलब इसको अपन हटा के ये इसको बदल रहे हैं, ठीक है। किससे बदल रहे हैं बच्चों, इस प्रकार से एक निकाय है, ठीक है। इस प्रकार से एक निकाय है 6 तार का, ठीक है। बंडल मान लो, मतलब ये इस प्रकार से ये निकाय है, सबकी त्रिज्या कितनी है r/3 के तार हैं। इस प्रकार से इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं इससे, ठीक है। इससे इसको अपन ने रिप्लेस कर दिया, इस प्रकार से इसको रिप्लेस कर दिया अपन ने इस तार से, ठीक है। अब यहाँ बच्चों इसमें एक तार की त्रिज्या कितनी है, r/3 है, r/3 है, और यहाँ पे कुल कितने तार हैं, 6 तारे हैं। 6 तार का एक निकाय है, लंबाई इसकी वही l है, लंबाई इसकी भी l है, ठीक है। हमने इसको से रिप्लेस किया है लंबाई l के तार से। अब यहाँ पे देखें, यहाँ बच्चों इसमें l यहाँ भी है, l यहाँ भी है, तो l तो यहाँ पे सेम है, ठीक है। l यहाँ पे सेम है, क्या हम कहते हैं l' इज इक्वल टू l इज इक्वल टू सेम। इसकी लंबाई सेम है, ठीक है, सेम है, तो यहाँ पे लंबाई सेम है, तो r इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा a, ठीक है। अतः r समानुपाती 1/a हो जाएगा, क्योंकि लंबाई अगर सेम, इस सूत्र लगाएंगे
एल अपॉन ए, क्योंकि यहाँ पे एरिया और लेंथ की जानकारी आपको दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आर डैश अपॉन आर करें, नाउ आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए अपॉन ए डैश। ठीक है, क्या से रख देते मान आर डैश बटा आर कितना इसका 5 ओम है, ये रख दिया 5 ओम। ए यहाँ बच्चों इसके देखे एरिया केवल एक ही तार है और त्रिज्या कितनी है आर, तो 1 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1 से क्यों गुणा किया क्योंकि एक ही तार है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने तार है, 6 तार है, तो 6 इंटू पाई, त्रिज्या कितनी है प्रत्येक की आर बटा 3, ये कर दिया। ठीक है, पाई आर बटा 3 स्क्वायर, तो बच्चों ये पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो कितना जाएगा ये 9 बटा 6, ऊपर चल जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बटा 6। ठीक है, ये हो गया। फिर 5 को इधर गुणा कर देंगे तो यहाँ से आर डैश का मान आ जाएगा 7.5 ओम, आर डैश आ गया 7.5 ओम, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब इस निकाय का प्रतिरोध मतलब इस आर डैश का मान कितना हो गया, मतलब आर नेट का मान 7.5 ओम हो गया, ये चीज अपन देख ली। क्लियर, ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब देखें थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बच्चों, एक तार को खींचकर इसकी लंबाई में 0.1% वृद्धि कर दें। एक तार को खींचकर इसकी लंबाई में 0.1% वृद्धि कर दें तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो हम देखिए यहाँ पे अब तार को खींच के लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं, तो यहां से हम देखें तो उसकी मोटाई कम हो जाएगी, त्रिज्या कम हो जाएगी, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा, जितना द्रव्यमान प्रारंभ में था उतना द्रव्यमान अंत में रहेगा। तो यहाँ पे द्रव्यमान की जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं यहाँ जो मास है ये अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, मास अपरिवर्तित रहेगा, तो मास अपरिवर्तित रहेगा, इसलिए आप देखते हैं अब क्या हमें क्या लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, ये वाला मास और लेंथ की जानकारी है ये लगाएंगे। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ठीक है, आर इज समानुपाती एल स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पे आर समानुपाती एल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इसका उपयोग क्यों हमें लेंथ और मास की जानकारी दे रखी, मास यहाँ पे सेम रहेगा, इसलिए अपन ने इस सूत्र का उपयोग किया। इसका नहीं करना आप, इसे यहाँ से हम देखें आर समानुपाती एल आ रहा है, अरे इसका उपयोग तब करते जब एरिया सेम रहता। इसको तारों खींचोगे तो क्या एरिया वही बना रहेगा क्या, नहीं, एरिया कम हो जाएगा, पहले एरिया ज्यादा था अब कम हो जाएगा, इसलिए इस सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते, यहाँ पे इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, आर समानुपाती एल स्क्वायर। अब चूंकि परसेंटेज वाला क्वेश्चन है और परसेंटेज वृद्धि बहुत कम दे रखी है, 0.1%, बहुत कम वृद्धि है, तो हम यहाँ पे घात आगे लाके सोल्व कर सकते हैं। मतलब परसेंटेज आर बराबर घात को आगे ले आओ ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एल, ये करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एल में जो प्रतिशत वृद्धि दे रखी है, कितने रखी है 0.1% वृद्धि हो रही है, इसलिए प्लस कहेंगे 0.1%, तो कितना हो गया ये प्लस 0.2%। अब मान पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मान मतलब वृद्धि हो रही है, तो हम कह सकते हैं अतः क्या होगी 0.2%, आर में 0.2% वृद्धि होगी, ये मतलब ये इसका आंसर आ गया। हाँ, अब बच्चों ये देखो, अगर यही परसेंटेज वाला क्वेश्चन मान 10% या 10% से ज्यादा दिया गया होता, जैसे 10% दिया, मान लो 15% या 20% ऐसे मान दे रखे होते, तो फिर हम घात आगे लाके सोल्व नहीं करते, फिर हमें क्या करना पड़ता है, प्रारंभिक मान 100 मानकर सोल्व करना पड़ता है। कैसे, जैसे आर समानुपाती एल स्क्वायर है, तो आर डैश बटा आर बराबर एल डैश बटा एल का होल स्क्वायर, ये करेंगे, जहां प्रारंभिक मान 100 मानकर सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे सोल्व, तो बच्चों अपने मॉडल के अंदर एक सोल्व एग्जाम्पल दे रखा है, थ्योरी के अंदर सोल्व एग्जाम्पल है। ठीक है, वो उसके अंदर 10% लेके सोल्व किया हुआ है, तो उसको एक बार आप देखना। ठीक है, मतलब क्या मतलब है कि परसेंटेज 10% या उससे ज्यादा दे रखा हो तो फिर हम क्या करते हैं, प्रारंभिक मान 100 मानकर सोल्व करते हैं। समझ रहे मेरी भावना को कह रहा हूं मैं। ठीक है, परसेंटेज मान 10% से छोटा है तो कैसे करेंगे, 10% छोटा है तो हम यहाँ पे इसको घात आगे लाके सोल्व करेंगे, और परसेंटेज मान 10% या उससे बड़ा है तो उससे फिर क्या करते हैं, प्रारंभ में 100 मानते हैं। ठीक है, बात पल्ले पड़ रही है, छोटा है तो घात आगे लाके सोल्व करनी है और बड़ा है तो ओके। अब बच्चों अगला एग्जांपल सॉल्यूशन नंबर 4 अपन देखें। सॉल्यूशन नंबर 4, अब बच्चों आपसे कह रहा है कि इस तरह से बच्चों एक धातु का ब्लॉक है। ठीक है, ये ए है, ये भुजा ए है और ये भुजा एल है। हमें ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है और पी और क्यू के मध्य तुल्य प्रतिरोध हमें बताना है, आर ए बी बटा आर पी क्यू, ये हमें निकालना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे आर ए बी का मतलब क्या है, मतलब ए और बी के मध्य का प्रतिरोध का मान का मतलब क्या है, मतलब ये कि अगर अपन बैटरी ए और बी के मध्य जोड़े, जैसे यहाँ पे हमने जोड़ी बैटरी इस तरह से ए और बी के मध्य, ए और बी के मध्य बैटरी अगर जोड़ोगे तो यहाँ से धारा यहाँ से निकल के इसमें धारा प्रवेश करेगी, इस तरह से धारा यहाँ से निकलेगी, तो अंदर जो ये ब्लॉक है ये धारा का कितना विरोध कर रहा है, कितना प्रतिरोध इस पे आरोपित कर रहा है, वो मान हमें बताना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आर ए बी का मान निकालें, आर ए बी का मान, तो सूत्र अपन जानते हैं क्या होता है, रो एल अपॉन ए, तो रो एल, एल मतलब लंबाई, क्या लिखा है एल, चालक में आई द्वारा तय दूरी। तो बच्चों देखो यहाँ से धारा प्रवेश करी,
इसके अंदर जाएगी, कितनी लंबाई तय करेगी, एल के बराबर। तो यहाँ पे रो एल लंबाई कितनी तय कर रही है, एल बटा ए। ए क्या होता है बच्चों, लंबवत अनुप्रस्थ काट जिसमें धारा प्रवेश कर रही है या बाहर निकल रही है। तो देखो धारा यहाँ पे चालक में प्रवेश कर रही है इस अनुप्रस्थ काट में, मतलब जो एरिया ए भुजा ए और ए है, मतलब एक वर्गाकार अनुप्रस्थ काट में प्रवेश कर रही है, तो उसका मान क्या जाएगा, भुजा स्क्वायर, मतलब ए इंटू ए। ठीक है, ए इंटू ए में ये लंबवत प्रवेश कर रही है। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों आर पी क्यू। आर पी क्यू का मतलब क्या है, मतलब अब अपन जो बैटरी जोड़ रहे हैं कहाँ जोड़ रहे हैं, पी और क्यू के मध्य। मतलब बैटरी अगर आप पी और क्यू के मध्य जोड़ रहे हो इसको भूल जाओ। अब यहाँ पे बैटरी हमने यहाँ से हटा दी, यहाँ से बैटरी हटा दी, हम यहाँ पे नहीं जोड़ रहे, बैटरी कहाँ जोड़ रहे हैं, पी और क्यू के मध्य। बैटरी हम जोड़ रहे हैं पी और क्यू के मध्य। ठीक है, तो पी और क्यू के मध्य बैटरी अगर जोड़ें तो अब क्या धारा का कितना विरोध होगा वो हमें समझते बताना है, क्या प्रतिरोध आएगा। इस तरह से हमने बैटरी जोड़ दी पी और क्यू के मध्य इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ से धारा प्रवेश करेगी, इसमें धारा एंटर करेगी, यहाँ से बाहर निकलेगी। तो हम अब क्या देखें, धारा जब इसमें प्रवेश कर रही है तो कितनी लंबाई तय कर गुजर रही है, यहाँ से अंदर जा रही है, यहाँ से अंदर होती है, यहाँ से गुजरती है, यहाँ से निकल रही है, कितनी लंबाई तय करेगी, ए के बराबर। तो रो लंबाई तय करी इसने ए बटे में। फिर अब देखिए एरिया जिसमें धारा लंबवत प्रवेश कर रही होती है या लंबवत निकल रही होती है, तो इसमें यहाँ पे लंबवत प्रवेश कर रही है इस आयताकार एरिया में, एल इंटू ए, जिसका क्षेत्रफल कितना है, एल इंटू ए, और यहाँ से नीचे से निकलेगी उसका क्षेत्रफल भी क्या हुआ, एल इंटू ए। ठीक है, तो ये एल इंटू ए ये आ गया मान। तो यहाँ से ए कट जाएगा, ये रो बटा एल हो जाएगा, और ये रो बटा ए स्क्वायर, तो आर ए बी बटा आर पी क्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा बच्चों, ये रो एल बटा ए इंटू ए है। ठीक है, और ये है रो बटा एल, तो रो से रो कट गया। ठीक है, तो क्या जाएगा, ये एल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। तो आ जाएगा इसका आंसर ये एल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा मेरी भावनाओं को समझो, मैं कहना क्या चाहता हूं यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसमें सूत्र में एल क्या होता है और ए क्या होता है। ठीक है, एल जितनी लंबाई धारा अंदर तय कर रही वो एल है, और ए क्या है, समरूप चालक। चालक कैसा होना चाहिए, समरूप, उसके अंदर जिस एरिया में लंबवत धारा प्रवेश कर रही है या जहां से धारा बाहर निकल रही है लंबवत रूप से, वो एरिया ए है। ठीक है, ये चीज अपन देखी। अगर यहाँ पे इसके अंदर चालक समरूप नहीं होता, चालक समरूप नहीं है, तो फिर क्या करें, तो चालक समरूप नहीं है तो क्या करते हैं बच्चों, उसमें हम एक अल्पांश मानकर, एक पतला सा अल्पांश मानते हैं। ठीक है, ताकि उसका एरिया हमें समरूप दिखे। अल्पांश मानकर फिर हम उस अल्पांश के अनुप्रस्थ काट, उस अल्पांश के आर पार अपन निकालते हैं क्षेत्रफल प्रतिरोध का मान, तो उसका फिर समाकलन करके फिर नेट मान अपन ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसका समाकलन करके नेट मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, ऐसा सॉल्व एग्जाम्पल आपको बच्चों अपने मॉडल के अंदर दिखा रखा है, जिसके अंदर एक तो आपको एक शंक्वाकार रूप में तार दिखा रखा है। ठीक है, उसके एक तरफ ए और एक तरफ बिंदु बी है, तो आपसे कहा जाए कि ए और बी के सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो कैसे निकालते हैं, अंदर बीच में एक क्या ले लेंगे अपन बच्चों, एक पतला सा अल्पांश ले लेंगे। ठीक है, उसका फिर प्रतिरोध निकालेंगे, फिर समाकलन करके नेट मान निकालेंगे। एक क्वेश्चन और भी बता रखा है, उसके अंदर एक बेलनाकार चालक है, खोखला बेलनाकार चालक। खोखले बेलनाकार चालक के लिए हमें क्या बताया, अंदर वाले पृष्ठ और बाहर वाले पृष्ठ के मध्य निकालना है तुल्य प्रतिरोध। तो उसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही एक अल्पांश मान के समाकलन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे, चलो उसको एग्जांपल आपको समझाऊं मैं। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल से अपन देखें। नेक्स्ट एग्जांपल इस तरह से, यहाँ पे आपको ये दो चालक दिखा रखे हैं, दोनों की लंबाई एल है और अनुप्रस्थ काट ए है, लेकिन इनकी चालक, इनका प्रतिरोधकता अलग अलग है, एक की रो 1 है, एक की रो 2 है। आपसे कह रहा है इस निकाय का रो नेट हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों समझो, देखिए अगर बच्चों जितने भी चालक हैं वो इस प्रकार से रखे हुए हैं कि एक के बाद एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, तो फिर उसे हम मानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। मतलब इस प्रकार से मान लो बच्चों ये अलग अलग चालक हैं। ठीक है, ये अलग अलग चालक हैं, इस प्रकार से ये चालक जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक के बाद एक से जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक के बाद एक, तो इसे क्या मानना है, श्रेणी क्रम। लेकिन अगर चालक इस तरह रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, मतलब इस तरह से रखे हुए हैं, या बंडल की फॉर्म में रखे हुए, इस तरह से एक ही बात है। ठीक है, तो उसे क्या मानते हैं फिर समांतर क्रम संयोजन। या यूं चलो एक ट्रिक यूं मान लीजिए कि बच्चों अगर चालक इस प्रकार जुड़े हुए हैं, सारे चालक इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि जो टोटल लंबाई है निकाय की, जो कुल लेंथ है, कुल लेंथ क्या बन रही है, L1 प्लस L2 प्लस L3 के रूप में बन रही है निकाय की कुल लंबाई, तो उसे मानते हैं अपन श्रेणी क्रम संयोजन। लेकिन अगर निकाय के कुल एरिया की बात करें, कुल अनुप्रस्थ काट की बात करें, तो कुल अनुप्रस्थ काट अगर A बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 के रूप में, तो उसे हम क्या मानते हैं, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इसमें यहाँ पे जो टोटल एरिया है वो क्या है, A प्लस A मतलब 2A, मतलब A1 प्लस A2 रूप में, तो ये निकाय क्या बता रहा है, समांतर क्रम संयोजन को। ठीक है, तो इस ट्रिक के अनुसार अपन देखेंगे यहाँ पे, तो हम देखते हैं ये क्या बन रहा है, निकाय समांतर क्रम बता रहा है ये व्यवस्था। ठीक है, यह निकाय समांतर क्रम, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन है।
ये निकाय समांतरम संयोजन है, दिख ही रहा है अपन को, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन, अपन जानते हो समांतर क्रम में क्या होता है 1 अपॉन आर नेट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये अपन जानते हैं समांतर क्रम संयोजन में। अब R का फॉर्मूला क्या होता है रो L अपॉन ए, ये रखते हैं R1 का मान, R1 का मान रख दिया मैंने रो L अपॉन ए, तो रो 1 लेंथ L एरिया A, ठीक है। सेकंड वायर के लिए रो 2 लेंथ L है एरिया A है। अब R नेट इक्वल टू क्या होता है रो नेट इंटू L नेट, अच्छा L नेट कितनी निकाय की लेंथ L अपॉन में A नेट कितना दिखा है एरिया A प्लस A 2A, दिख रहा है बच्चों, टोटल एरिया कितना है 2A, A प्लस A 2A। अब यहां से देखिए सब जगह A से A उड़ा दो, ये लो A से A कैंसिल हो गया, सब जगह L से L उड़ा देंगे, ये लो L से L कैंसिल कर दिया अपन ने, ठीक है, L से L कैंसिल। अब यहाँ पे क्या जाएगा 2 अपॉन रो नेट बराबर क्या जाएगा ये 1 अपॉन रो 1 प्लस 1 अपॉन रो 2, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर रो 1 रो 2 ले लो एलसीएम, रो 1 रो 2 एलसीएम लिया तो क्या रो 2 प्लस रो 1, ठीक है। तो यहाँ से रो नेट निकालेंगे तो रो नेट का मान क्या जाएगा रो नेट बराबर रो नेट इक्वल टू आ गया 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2, ठीक है। तो इससे अपन ये सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो आप मेरी भावना को समझो क्या कह रहा हूं मैं, अगर चालक एक के बाद एक जुड़े हुए तो श्रेणी क्रम, और चालक अगर इस तरह जुड़े हुए कि कुल एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 मतलब बंडल ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो क्या मानते हैं समांतर क्रम संयोजन, ये चीज अपन देख ली। तो इसी बेस बच्चों एक दो क्वेश्चन और हैं अब जो आप अपने मॉडल के अंदर देखें तो आपको देखने कौन से क्वेश्चन, एक तो सॉल्व एग्जाम्पल, ठीक है। अगर अपन मोर एग्जाम्पल देखें और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल जो आप करने हैं, ठीक है, एक तो सॉल्व एग्जाम्पल 20 एंड 22 ऑफ मॉड्यूल, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल आप समझना और कॉपी के अंदर नोट कर लेना क्योंकि इसी बेस्ड है जो आपकी ट्रिक समझाई, ठीक है। दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे हैं तो ये भी अपन करने हैं। चलो उसका बच्चों फिर आगे देखें, नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं इसके अंदर कार्बन कलर, ठीक है, कार्बन प्रतिरोध की कलर कोडिंग, कार्बन प्रतिरोध का वर्ण क्रम, ठीक है, क्या कहते हैं वर्ण कोड, कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये अपन देख रहे हैं कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड, इसके बारे में अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन प्रतिरोध का जो वर्ण कोड है इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, यहाँ पे इसमें देखिए जो अपन जब कोई एक तरह से कार्बन प्रतिरोध होता है क्या है, पहली बात तो कार्बन प्रतिरोध बच्चों देखिए मार्केट में जो प्रतिरोध अवेलेबल है, ठीक है, वो किस तरह से होते हैं। जैसे आपने कभी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का अगर आपने ऑपरेशन किया हो तो आपने कहा हो जब सर्किट को अपन तोड़ देते हैं तो अंदर इस प्रकार से छोटे छोटे इस आकृति के हमें कुछ पीसेस दिखते हैं, ठीक है, एक डंबल शेप में, ज्यादा छोटी सी आकृति होती है, चिन्नी सी, ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह से आकृति होती है। तो जो ये जो डंबल शेप है लगभग पीले रंग का होता है, इस पे कई सारे अलग अलग रंगों की वलय बनी होती है, ठीक है, यही एक तरह से कार्बन प्रतिरोध होता है, ठीक है, कार्बन प्रतिरोध। अब इसका मान कितना है इसके प्रतिरोध का वो इस पे लिखा हुआ नहीं होता, इस पे अलग अलग रंगों की वलय बनी होती है, इन वलय को देखकर हमें पहचानना पड़ता है कि प्रतिरोध का मान कितना है। अब कैसे पहचानते हैं वही अपन यहाँ पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, ठीक है। तो चलो इस प्रकार से 4 वलय बनी होती हैं। प्रथम 2 वलय हैं वो बताती है सार्थक अंकों को, सिग्निफिकेंट फिगर को, SF1 SF2, सिग्निफिकेंट फिगर 1 सिग्निफिकेंट फिगर 2। थर्ड जो है ये बताती है डेसिमल पावर को, मतलब दशमलव घात को, ठीक है, मतलब 10 की घात को बताती है, 10 की घात को बात करें 10 की घात, डेसिमल पावर में 10 की घात को बता रही होती है। और जो चौथी रिंग है ये बताती है मैक्सिमम परसेंटेज एरर, ठीक है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि को बता रही होती है, ठीक है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि को बता रही होती है चौथी रिंग, ठीक है। और जो फिर प्रतिरोध का मान कैसे लिखते हैं अपन, कैसे लिखते हैं प्रतिरोध का मान, हमें इन सभी के लिए मान पता चल जाते हैं तो फिर लिखते हैं S1 S2 मतलब सिग्निफिकेंट फिगर 1 सिग्निफिकेंट फिगर 2, मतलब जो यहाँ पे सार्थक अंक आ रहा है और इसका सार्थक अंक यहाँ लिख देंगे, दोनों का सार्थक अंक गुणा करके लिखेंगे DP मतलब डेसिमल पावर 10 की घात गुणा में लिखेंगे, फिर प्लस माइनस अधिकतम प्रतिशत त्रुटि यहाँ लिख देंगे अपन, इस प्रकार से अपन इसका मान लिखते हैं। अब बच्चों कौन सी रिंग के लिए दशमलव घात कितनी होती है, सार्थक अंक का मान क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि कितनी होती है, तो उसके लिए टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, ठीक है। यहाँ पे इस टेबल के अंदर सारे कलर के मैंने फर्स्ट लेटर लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर। अब तो उसको सिंपल लर्न करने की ट्रिक क्या है, सिंपल सी ट्रिक आपने पढ़ी हुई 12th क्लास में, सिंपल सी ट्रिक क्या होती है, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो इस तरह अपन इसको ट्रिक को इजीली लर्न कर सकते हैं इस सीक्वेंस को। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये B है, अब इसके अंदर 3 बार तो B आ रहा है, चलो आपने लर्न तो कर लिए, लेकिन 3 बार B आ रहा है, कैसे याद करें कि इसके अंदर कौन सा ब्लू है, कौन सा ब्लैक है, कौन सा ब्राउन है। तो याद रखो जो डार्क कलर है वो पहले आएगा, इन तीनों में सबसे डार्क कौन सा, ब्लैक,
उससे थोड़ा कम ब्राउन, उससे और कम डार्क ब्लू। ठीक है, ऐसे ग्रीन और ग्रे भी 2 बार आ रहे हैं, तो उसमें जो ग्रीन है गहरा हरा कलर है वो पहले आएगा, और जो ग्रे कलर है वो बाद में, स्लेटी कलर बाद में, गहरा हरा कलर पहले लेना अपन को। ठीक है, तो इस प्रकार से सीक्वेंस होती है। ये सारी चीजें इनके मान है यहाँ पे, ये हमें याद रखना है। चलो इस पे एग्जाम्पल समझाऊं कैसे अपन प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो देखिए जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, ये वाले दिखा, एक कार्बन प्रतिरोध दिखा रखा है, ये रिंग येलो है, ये ग्रीन, ये रेड, और यहाँ पे ये ग्रीन है, जी मतलब ग्रीन से यहाँ पे, ठीक है ग्रीन, और ये सिल्वर। आपको उसका प्रतिरोध बताना है क्या है। ठीक है, यहाँ पे जी का मतलब यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ ध्यान रखें, ये ग्रीन लिखा हुआ है, ग्रीन हरा, ये वाला रंग हरा, बीच वाला रंग हरा कलर है। ठीक है, ग्रीन, पीला, हरा और लाल। ठीक है, और सिल्वर। अब यहाँ पे देखो उसका रेजिस्टेंस बताना है क्या होगा, तो यहाँ पे समझे कैसे निकालेंगे। इसमें देखिए इसका बच्चों यहाँ पे इसका अपन रेजिस्टेंस लिखेंगे आर बराबर। तो बच्चों देखो फर्स्ट जो रिंग है, फर्स्ट रिंग कौन सी, येलो, ये हम जानते हैं सिग्निफिकेंट फिगर बताती है। सिग्निफिकेंट फिगर येलो के लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 है, तो लिख दिया 4। तो फर्स्ट रिंग हम बता रही है येलो को, सिग्निफिकेंट फिगर येलो को, और सेकंड बताती है बच्चों ग्रीन, हरे के लिए, हरे के लिए कितना है, 5 है सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5। फिर थर्ड रिंग बताती है डेसिमल पावर को, तो गुणा करके लिखते हैं, लिखते हैं गुणा करके डेसिमल पावर। तो रेड के लिए डेसिमल पावर, रेड कहाँ है, ये रहा, इस रेड के लिए डेसिमल पावर कितनी है, ये पावर ऑफ 10, मतलब 10 का मतलब कितना है, 10 की घात 2 है, डेसिमल पावर 10 की घात 2 है, 10 घात लिख दी अपन ने। फिर प्लस माइनस, अब परसेंटेज एरर, सिल्वर जो कलर है इसके लिए परसेंटेज एरर कितनी है, 10%। ठीक है, तो लिख देंगे 10%। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच्चों, ये हो जाएगा 4500 प्लस माइनस 10% ओम। ठीक है, प्रतिरोध का मान हो गया। अब 4500 का 10% कितना होता है बच्चों, बताइए। वैसे तो यहाँ गया आंसर आ गया, फिर भी उसको और आगे लिखना चाहें तो 4500 प्लस माइनस 10% कितना होगा, 450। 4500 का 10% बनता है 450 बनता है, 450। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब बच्चों फिर यहाँ पे एक बार प्लस कर दो या माइनस करेंगे तो 4050 आएगा, और यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर प्लस करूं तो प्लस करने पे क्या जाएगा, यहाँ पे 4950 ओम। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे जो इस प्रतिरोध का मान है, इस कार्बन प्रतिरोध का मान, ये 4050 ओम से 49,050 ओम, 4050 ओम से 4950 ओम के मध्य कुछ भी हो सकता है इसका मान, ये मतलब इसका। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखिए अगला एग्जाम्पल है, प्रतिरोध दे रखा है और रंगों का क्रम पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पहले इसको 2 सार्थक अंकों में लिखें इसका मान, जिससे भी यहाँ पे बच्चों 1000 आपको दिख रहा है। अब मिली का मतलब हम जानते हैं 10 की घात -3 होता है, लिख दिया, प्लस माइनस 10% है ही सही है। अब देखो इसको गुणा करेंगे कितना जाएगा, 1 ओम प्लस माइनस 10%। अब यहाँ पे 1 आ रहा है, इसको हमें 2 सार्थक अंकों में लिखना है, 2 और दशमलव घात के रूप में लिखना है, तो खाली इससे पता चलेगा नहीं, हमें इसको क्या लिखें, देखो समझो, मैं ऐसे लिखता हूं 10 गुणा 10 की घात -1। सोचिए, क्योंकि 10 की घात -1 मतलब 1/10, इससे कट के वापस 1 बनेगा। इसको मैंने इस रूप में लिखा, क्यों लिखा, हमारी मजबूरी थी। क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको यहाँ पे ये 2 अंकों में लिखना था, 2 अंकों में लिख दिया, और यहाँ पे दशमलव घात के रूप में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें, अब इसके अंदर देखें, यहाँ पे इसके अंदर ये जो ये सीक्वेंस है, पहले 1 के लिए क्या बच्चा, यहाँ पे 1 के लिए यहाँ पे देख रहे हैं ब्राउन है, ये 1 के लिए ब्राउन है, ब्राउन मतलब भूरा रंग। ठीक है, फिर 0 के लिए कौन सा बच्चा, यहाँ पे ब्लैक, फिर 10 की घात -1 के लिए, 10 की घात -1 के लिए क्या है, गोल्डन। ठीक है, गोल्डन कलर, सुनहरा कलर होगा, सुनहरा रंग हो गया, गोल्डन कलर। फिर 10% के लिए एरर कितनी है, इसके सिल्वर के लिए होता है 10%, ये सिल्वर। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, इनमें सभी सीक्वेंस अपन ने लिख दिए। ठीक है, तो चलो खैर बच्चों आज के इतना होते, काफी टाइम हो गया है, बाकी अपन चलो कल पढ़ते हैं, कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।